नए पार्ट में आपका स्वागत है। संगठन ढांचा पार्ट नंबर 4। अभी तक हम संगठन का बेसिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन ये सब पढ़ा हमने। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं संगठन ढांचा, ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे मेनली जो है वो कार्यात्मक और डिविजनल जो संगठन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिविजनल संगठन ढांचा क्या होता है और ये हमारा कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या होता है, मेनली हमें यही पढ़ना बेटा। क्लियर? चलो अभी देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहली डेफिनेशन है संगठन ढांचा क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। हमने इसके 3 पार्ट ऑलरेडी निपटा दिए और आपको वो समझ में आ भी गए होंगे, आप साथ साथ में नोट्स तो बना ही रहे होंगे जहां तक है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संगठन ढांचा क्या होता है। तो संगठन ढांचे का अर्थ संबंधों की उस विशेष संरचना से, किससे? संबंधों। अब यहाँ पे संबंध का मतलब क्या है? यहाँ पे संबंध का मतलब अधिकारी अधीनस्थ वाला संबंध की बात कर रहा है। तो संगठन ढांचे का अर्थ संबंधों की उस विशेष संरचना से है जिसका निर्माण संगठन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसने बोला संगठन ढांचे से अभिप्राय या संगठन ढांचे का अर्थ संबंधों की उस विशेष संरचना से, संबंधों की क्या? उस विशेष संरचना से है जिसका निर्माण संगठन जो प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। अर्थात इसका अभिप्राय उस रूपरेखा से है जिसके अंदर रहते हुए ठीक है, सभी प्रबंधकीय, चाहे वो प्रबंधकीय हो चाहे वो अप्रबंधकीय हो, कार्य पूरे किए जाते हैं। यानी एक ऐसी संरचना जिसके अंदर रहते हुए प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय जो कार्य होते हैं वो पूरे किए जाते हैं, उसी को ही संगठन का ढांचा कहते हैं। यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपके जो प्रबंधकीय और जो अप्रबंधकीय वो काम पूरे किए जाते हैं। समझ में आ गया होगा कि संगठन ढांचे का अर्थ संबंधों की उस विशेष संरचना से है जिसका निर्माण संगठन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। अर्थात ये उस रूपरेखा की बात कर रहा है जिसके अंदर रहते हुए सभी प्रबंधकीय व अप्रबंधकीय कार्य पूरे किए जाते हैं। अब इसने आगे बोला है कि संगठन संरचना के मुख्य प्रारूप की अगर हम बात करें तो वो क्या है, या संगठन संरचना के प्रकार क्या है। तो संगठन संरचना के मुख्य प्रारूप या प्रकार कौन कौन से हैं? तो वैसे अगर देखा जाए तो बेटा 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, बट नीचे के 2 आपके कोर्स का पार्ट ही नहीं है तो उनको पढ़ाने का मतलब भी नहीं बनता। क्लियर है? सिर्फ आपको 2 पढ़ने, एक पढ़ना आपको कार्यात्मक संगठन ढांचा पढ़ना है, एक आपको डिविजनल संगठन ढांचा पढ़ना है। कार्यात्मक संगठन ढांचा होता क्या बेटा? मतलब कार्यात्मक संगठन ढांचे से अभिप्राय पूरे उपक्रम को, यानी जो पूरा आपका जो काम है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हो उसको, ठीक है, पूरे उपक्रम को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर क्या करना, कि जो पूरी होल एंटरप्राइज है, जो पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर बांटना, मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित करना या बांटने से है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कार्यात्मक संगठन जो होता है उसको इंग्लिश में फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहाँ पे इसने बोला कि जो कार्यात्मक संगठन ढांचा होता है उससे अभिप्राय पूरे एंटरप्राइज को, यानी जो पूरी आपका जो एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है को उसके द्वारा की जाने वाली, यानी वहां पे जो की जा रही है मुख्य क्रियाएं जो की जा रही है उसके आधार पर विभाजित करने से। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में 5 मुख्य क्रिया की जा रही है तो उन 5 मुख्य क्रियाओं के आधार पर क्या कर दो, विभाजित कर लो, तो उसको क्या कहते हैं? कार्यात्मक संगठन कहते हैं। जबकि डिविजनल संगठन ढांचा क्या होता है? डिविजनल संगठन ढांचे से अभिप्राय वही पूरे उपक्रम को, यानी जो पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले, यहाँ पे लिखा हुआ उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पाद, यानी जो वो उत्पाद उत्पादित कर रहा है उसके आधार पर, या भौगोलिक स्थितियों के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? भौगोलिक स्थितियों के आधार पर, या ग्राहक समूह आदि के आधार पर, यानी बहुत तरह तरह की चीजें हो सकती है, उसके आधार पर अगर आप विभक्त करते हो यानी विभाजित करते हो तो उसको कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या हो रहा है? देखो अंतर तो हमने पढ़ने ही आगे प्रॉपर तरीके से, बट समझने की अभी कोशिश करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे पूरी एंटरप्राइज को तोड़ा जा रहा है, जो उसके द्वारा मुख्य जो क्रियाएं की जाती है उसके आधार पर इसको तोड़ा जाता है, विभाजित किया जाता है, ठीक है ना, बांटा जाता है। जबकि यहाँ पे जो है पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन को जो विभाजित किया जा रहा है वो किसके आधार पर किया जा रहा है? जो उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पाद है, मुख्य वर्ड लगा है, मुख्य उत्पादों के द्वारा, या जो उसकी जो भौगोलिक स्थितियां है, ठीक है, उसके आधार पर, या ग्राहक समूह के आधार पर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? बांटा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इन सभी तरीकों से यहाँ पे बांटा जा रहा है, यहाँ पे मुख्य क्रियाओं के आधार पर बांटा जाता है। क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लो बेटा। आपके बोर्ड के पेपर बेटा चल रहे हैं, आपको पता ही है ना, ठीक है ना, अच्छे से कर लो उसे। जो भी पेपर आपका चल रहा है उसको अच्छे से निपटाओ, चाहे वो कोई भी पेपर हो, चाहे वो आपका फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो कोई भी हो, हर एक पेपर को अच्छे से निपटाओ, सभी को अच्छे से समझो कि ठीक है, ये नहीं कि आपको एक ही सब्जेक्ट के ऊपर भागना है, सभी सब्जेक्ट को पकड़ के चलो और सभी में अच्छे नंबर लेके आओ, ठीक है ना।
और जो लास्ट मोमेंट वाले जो शेर होते हैं, जो लास्ट दिन उठते हैं, कहते हैं हम वीडियो से देख करके सब कर लेंगे, ठीक है। लास्ट दिन में देखा ना कैसे इंग्लिश की वीडियो के लिए लोग क्या करते हैं, बच्चों को देखा है मैंने अक्सर, वो कहता है कोई नहीं 2 दिन लास्ट के बहुत है, हम समरी सुन लेंगे और समरी सुन करके वहां पे क्या है तोप चला के आएंगे, होता बेटा कुछ हुआ है नहीं उनसे, ठीक है ना। तो ऐसी गलती मत करना, अभी से तैयारी करो, ठीक है। जो भी पेपर है उसकी शुरू से ही तैयारी करना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी काफी टाइम है और पेपर होने में, तो अच्छे से करना स्टार्ट करो बेटा सबकी तैयारी। अब आगे देखिए बेटा, कार्यात्मक संगठन की उपयोगिता, यानी किस सिचुएशन में ना आपको क्या कैसे पता चलता है कि हमें कार्यात्मक संगठन ढांचे का उपयोग करना चाहिए, यानी कहां कहां किस किस जगह पर ये ढांचा अच्छा है। तो उन चीजों पे देखो हम ध्यान देंगे। देखो जहां पर व्यावसायिक इकाई का आकार बड़ा हो, पहले क्या लिखा हो, जहां पर व्यावसायिक इकाई का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके इकाई का आकार बड़ा होना चाहिए। नंबर 2, जहां आपको लगता है कि आपको विशिष्टीकरण चाहिए, विशिष्टीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन चाहिए, कि हर एक बंदा अपने हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने काम में क्या हो, स्पेशलाइज्ड हो जाए, तो वहां पे आप फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कार्यात्मक ढांचे का उपयोग कर सकते हो। समझ में आ गया। नंबर 3, जहां मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता है, यानी कितना, एक ही उत्पाद बेचा जाता है। इसका मतलब अगर आप एक से ज्यादा उत्पाद बेच रहे हो तो फिर तो बेटा डिविजनल में चले जाओ ना, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है ना, केस बेस्ड स्टडी टाइप में भी आता है, आपको पहचानना पड़ता है। तो पहचान क्या है, इस वाले में कार्यात्मक वाले में आप एक ही उत्पाद में डील करते हो, जबकि जो डिविजनल वाला वहां एक से ज्यादा उत्पाद आते हैं। ये बात समझ में आ गया। नंबर 2 उसने बोला, यहां पे इसने बोला कि आपको चाहिए विशिष्टीकरण चाहिए, आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन आपको यही मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी। आप बोलोगे कैसे स्पेशलाइजेशन मिली, जैसे देखो एक आपने क्या करा, संगठन को ना एक जैसे कैश संभालने वाले कैश डिपार्टमेंट बना लिया, एक परचेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, जो माल बेचता उसके लिए सेल डिपार्टमेंट बना दिया। तो जो सेल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होंगे ना, वो अपने सेल वाले काम में क्या होंगे, बहुत ज्यादा निपुण होंगे। क्लियर हो गया। जो कैश वाला डिपार्टमेंट के बंदे, वो कैश संभालने में बहुत ज्यादा क्या होंगे, मतलब काफी अच्छे होंगे, एफिशिएंट होंगे, है ना। और जो परचेज वाले, वो परचेज वाले काम में क्या होंगे, काफी निपुण होंगे। क्लियर हो गया, यही होता है। तो हर कोई अपने अपने काम में क्या निपुण होता है, तो वहां पे जो गलती होने के चांसेस होते हैं बेटा, वो कम हो जाते हैं, एरर कम हो जाती है, कोई चीज छूट जाए ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो ये चीज यही देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले इसने बोला कार्यात्मक संगठन की उपयोगिता ये है, कहां कहां इसको उपयोग कर सकते हैं, जहां पे आपको लगता है कि व्यावसायिक इकाई का आकार आपका बड़ा है। नंबर 2, जहां आपको लगता है कि विशिष्टीकरण की आवश्यकता है, और जहां आपको लगता है कि आप एक ही उत्पाद में डील कर रहे हो। क्लियर। इसने बोला कार्यात्मक संगठन के लाभ क्या है, लाभ क्या मिलेंगे बताओ। सबसे पहले तो विशिष्टीकरण का ही लाभ मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, विशिष्टीकरण का लाभ मिल जाएगा। जैसे परचेज डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट में निपुण होगा, मैंने बताया ना, तो विशिष्टीकरण का यहाँ पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। नंबर 2, समन्वय स्थापना में आसानी हो जाएगी। समन्वय स्थापना में क्या रहेगी बेटा, आसानी रहेगी। मगर जब हम समन्वय परचेज डिपार्टमेंट का कैश डिपार्टमेंट के साथ करते हैं तो समन्वय में दिक्कत आ सकती है, वो हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो हम बात करें समन्वय में आसानी रहेगी। क्या रहेगी, समन्वय यानी तालमेल बैठाने में आसानी होती है। नंबर अगला, प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि, यानी जो आपका जो मैनेजमेंट की जो कुशलता एफिशिएंसी है, वो आपकी बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। तो हमने बोला विशिष्टीकरण का यहाँ पे लाभ प्राप्त होता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि परचेज डिपार्टमेंट वाला परचेज में काफी अच्छा होता है, तो वो अच्छे से संभाल लेगा, तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं, वेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो अच्छा रहता है। तो विशिष्टीकरण कम टाइम में और ज्यादा अच्छे तरीके से माल मतलब बन के काम निकल के आता है, मतलब ये बोल सकते हो काम निकल के आता है। तो विशिष्टीकरण का आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। नंबर 2 मैंने बोला समन्वय की स्थापना। समन्वय मतलब तालमेल बैठाने में भी क्या है, काफी आसानी होती है। ये तालमेल कैसे, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं उनका आपस में तालमेल बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। बट अगर परचेज का कैश डिपार्टमेंट का, परचेज का सेल डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हो तो थोड़ा सा समन्वय होने में दिक्कत हो सकती है, तालमेल बैठाने में दिक्कत हो सकती है, वहां पे पॉइंट है बेटा। फिर प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि, जो आपके जो मैनेजमेंट टाइप के लोग हैं, जो मैनेजर्स टाइप के लोग हैं, ठीक है, वहां उनमें जो उनकी जो एफिशिएंसी है वो लगातार क्या होती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उनकी जो कुशलता है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। मानवीय व अन्य साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग संभव, यानी जो मानवीय साधन है या अन्य साधन, कोई भी साधन हो, उनका प्रभावपूर्ण उपयोग संभव हो जाता है। इसका मतलब जो प्रयत्न है, जो आप एफर्ट डाल रहे हो कि न्यूनतम दोहराई, ठीक है ना, वो डुप्लीकेसी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जो डुप्लीकेसी होती है, डुप्लीकेट काम हो जाता है, तो उससे क्या होता है ना, टाइम ज्यादा लग जाता है, कॉस्ट भी लग जाती है, तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा बेस्ट चीज है। उसके अलावा सभी कार्यों या क्रियाओं का समान महत्व, हर काम को
हर क्रिया को यहाँ पे समान महत्व दिया जाता है। और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सहायक, और कर्मचारियों का जो है प्रशिक्षण भी होता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्या दी जाती है? ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब समझने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से, मैंने जो भी पढ़ा है इसको रिपीट कर रहा हूँ पहले, फिर आपको जब मैं ये समझाऊंगा तो थोड़ा और निकल के आएगा, देखो चीजें हैं निखर के आ जाएगा। तो उसने बोला यहाँ पे कार्यात्मक संगठन कहाँ कहाँ उपयोग है, जहां पे आपको लगता है कि व्यावसायिक इकाई का आकार क्या है आपका बड़ा है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया था। नंबर 2, आपको विशिष्टीकरण का लाभ चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ, और एक ही उत्पाद में डील करो तो यहाँ पे आ जाओ। तो 3 पॉइंट तो समझ में आ गए ना अच्छे से। उसके अलावा समझ कार्यात्मक संगठन के लाभ, लाभ में यह है कि विशिष्टीकरण का लाभ आपको प्राप्त हो जाता है, समन्वय की स्थापना हो जाती है, प्रबंधकीय कुशलता यानी मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है, और मानवीय व अन्य साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग क्या होता है, संभव हो जाता है। प्रयत्नों की जो न्यूनतम दोहराई यानी प्रयत्न जो है बार बार रिपीट, मतलब काम जो है एफर्ट जो है रिपीट नहीं होते तो अच्छी रहता है। उसके अलावा सभी कार्यों या क्रियाओं को समान महत्व दिया जाता है, और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में यहाँ पे क्या है, सहायता मिलती है यानी सहायक है। बट सीमाएं अगर हम ध्यान से देखें तो संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना, यानी संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना यानी संगठन का जो उद्देश्य है ना उसको ये ना इग्नोर करते हैं। अब आप बोलोगे इग्नोर करे कैसे? देखो अगर मान लो परचेज डिपार्टमेंट वाला है तो परचेज डिपार्टमेंट वाला पता क्या करता है कि भाई उसका उद्देश्य पता क्या होता है, इसी परचेज की चीजों को ना बहुत अच्छे से रखना। कैश डिपार्टमेंट कैश का काम बहुत अच्छे से रखना, मुझे हाई लेवल ऑफ कैश का मतलब जो काम है ना उसमें एफिशिएंसी दिखानी है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखानी है, इस टाइप का चीज यूज होता है। तो केवल अपने विभागीय उद्देश्य जो अपना डिपार्टमेंट है ना उसी को महत्व देते हैं लोग। सेल डिपार्टमेंट सेल वाले को महत्व देगा, मतलब उन ये नहीं पता उनको कि वो जो सब काम कर रहे हैं वो एक जो हमारा मेन उद्देश्य है ना ऑर्गेनाइजेशन का उसके लिए काम कर रहे हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ अपने अपने उद्देश्य कि मुझे अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से दिखाना है। तो संगठनात्मक उद्देश्यों की यहाँ पे अवहेलना होती है, संगठनात्मक उद्देश्यों की होती है अवहेलना होती है, केवल अपने विभागीय उद्देश्यों को ही क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। अपने डिपार्टमेंट का जो उद्देश्य है मेन उसी को महत्व देते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को महत्व नहीं देते, ये थोड़ा देखने को मिलता है। अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई, यानी परचेज डिपार्टमेंट का सेल डिपार्टमेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेशन बैठाने की बात करें तो अगर कोऑर्डिनेशन है तब तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे थोड़ा कोऑर्डिनेशन बैठाने में तालमेल बैठाने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है, ये देखने को मिलता है। एक ही डिपार्टमेंट के अंदर 20 बंदे काम कर रहे हैं, 20 बंदे काम कर रहे हैं, वो तो चलो समन्वय रहेगा, बट आपस में 2 डिपार्टमेंट अंतर विभागीय मतलब एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अगर समन्वय देख रहे हो तो थोड़ा कठिनाई यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके अलावा कर्मचारियों के पूर्ण विकास में बाधक है, क्योंकि अब जैसे मान लो आप कैश डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपको क्या काम आएगा, कैश को संभालना। क्या आपको परचेज का काम आएगा, क्या आपको सेल का काम आएगा? नहीं, आपको वो काम आएगा ही नहीं। जब वो आपको काम नहीं आएगा इसका मतलब कर्मचारियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, यानी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हो आप, कैश संभालने की ट्रेनिंग दे रहे हो। परचेज डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है उसको परचेज कैसे एंट्री मारनी, क्या करनी, सब कुछ आप वो सिखा रहे हो, कैसे वो क्या इनवॉइस सब सिखा रहे हो आप, बिल बनाना। मगर क्या परचेज वाले को सेल का काम आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्मचारी का पूर्ण विकास में यहाँ पे बाधा देखने को मिलेगी। और उसके अलावा हितों में टकराव होना, और हितों में भी टकराव होता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, और इसके लिए क्या वो मैनेजर से ना जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा संसाधनों की मांग करता है ना। तो उससे क्या होता है कई बार क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो हितों में ना आपस में टकराव देखने को मिलता है कि यार तुम इसको ज्यादा वो दे रहे हो, मतलब महत्व दे रहे हो, तुम इसको कम दे रहे हो, तो ये तो देखने को मिल जाता है। तो हितों में टकराव है। तो क्या क्या देखने को मिला, संगठनात्मक जो उद्देश्य है, संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना, क्योंकि ये केवल अपने अपने डिपार्टमेंट के उद्देश्य पे ध्यान देते हैं। नंबर 2, अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई, यानी एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ समन्वय बैठाने में दिक्कत होती है। कर्मचारी का पूर्ण विकास नहीं हो पाता क्योंकि कर्मचारी जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसको सिर्फ उसी डिपार्टमेंट का काम आता है, दूसरे डिपार्टमेंट का काम यहाँ पे नहीं आ पाता। और हितों में टकराव होना, यानी आपस में जो है हितों में यहाँ पे टकराव देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका पार्ट नंबर 4 था जिसको मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। मैंने कहा था मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, तो छोटी छोटी वीडियोस ही बन रही है, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी बड़ी है। क्लियर हो गया? अभी भी बोल रहा हूँ, वो सभी भूत पिशाच जो अभी तक सोए हुए हैं और लास्ट मोमेंट पे याद करने की सोच रहे हैं, बेटा अभी भी टाइम है, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर लो, ठीक है, बहुत टाइम है। मैं तो बोल रहा हूँ 18-20 दिन की छुट्टी तो तुम्हारे सिर्फ शायद मैथ के लिए मिली है, 17-18 दिन की छुट्टी मिली, किसी को तो फिजिकल एजुकेशन के लिए मिल रही 20-20 दिन की छुट्टी। तो भाई उनसे ना हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर ले, चाहे वो बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, जो बचे हुए सब्जेक्ट है वो भी पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा फिजिकल एजुकेशन मत पढ़ो, उसको भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, बट साथ में इनको भी टाइम दो, क्योंकि मैथ में आपको काफी अच्छी छुट्टी मिल चुकी है, 17-18 छुट्टियां मिल चुकी है, जो कि काफी होती है बहुत। मैंने बताया ना कुछ बच्चों को तो जिन पे मैथ नहीं है तो वो तो सीधा फिजिकल एजुकेशन का पेपर देने जाएंगे, उनके लिए तो 20-22 दिन की छुट्टी हो गई है ना। अब तो क्या ही पढ़ेंगे, तो और सब्जेक्ट को भी ध्यान दो, उनको भी पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। और जाग जाओ लास्ट मोड में वीडियो देख करके करने वाले, खासकर तुम सबके सब तो जागे जाओ। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो।